हाय हेलो फोक्स। तो ये वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आपके ईएमएस स्पेस के अंदर जो है करंटली सबसे बेस्ट प्लेयर कौन सा है। अगर आप ईएमएस स्पेस के अंदर देखोगे तो करंटली ईएमएस स्पेस के अंदर जो है बहुत ज़्यादा टेलविंड्स है। और अगर आप देखोगे तो इस स्पेस के अंदर कुछ 4 से 5 प्लेयर्स हैं जो कि कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ टाइम से हमें मार्केट के अंदर जो है अच्छा खासा करेक्शन देखने मिला है, जहाँ निफ्टी जो कि पहले 26,000 के लेवल के आसपास ट्रेड करता था, अब भी अगर आप देखोगे तो 22,000 के लेवल के आसपास आ चुका है। और अभी अगर आप करंटली देखोगे तो हमें जो है निफ्टी के अंदर रिकवरी देखने मिली है। जब भी हमें जो है मार्केट के अंदर फॉल देखने मिलता है और फिर जब रिकवरी स्टार्ट हो जाती है तो कुछ सेक्टर्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट पेस पे ग्रो कर रहे होते हैं। वहाँ पे जो है हमें रिकवरी भी जो है उतने ज़्यादा फास्ट पेस पे देखने मिलती है। तो ईएमएस स्पेस जो है आपके कुछ उन स्पेसेस के अंदर में से है। इसके साथ साथ ईएमएस स्पेस के अंदर अगर आप देखोगे तो ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है। अगर आप रेवेन्यू ग्रोथ देखोगे, आपकी प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे, अर्निंग्स ग्रोथ देखोगे, तो इस सेगमेंट के अंदर अगर आप देखोगे तो हमें जो है अच्छा खासा ग्रोथ देखने मिल रहा है। अब ईएमएस स्पेस के अंदर एक जो है बहुत बड़ी टेलविंड चल रही है, वो है आपकी रूम एयर कंडीशनर वाली। अगर आप देखोगे तो हर एक कंपनी आपकी रूम एयर कंडीशनर वाली वही बात कर रही है कि यार इंडिया के अंदर अभी जो एसी का पेनिट्रेशन है वो इंक्रीज होते जा रहा है और इसके लिए डिमांड जो है बहुत अच्छी रहेगी। तो आपके जो भी एसी स्टॉक्स हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। फिर इसके साथ साथ इसके अलावा क्या टेलविंड्स है आपके ईएमएस स्पेस के अंदर, तो अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट जो है पीएलआई स्कीम प्रोवाइड कर रही है। पीएलआई स्कीम मतलब प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम होती है। अब ये उन प्लेयर्स को दी जाती है जो कि आपके ईएमएस सेगमेंट के अंदर काम करते हैं या फिर आपके डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अब इसमें गवर्नमेंट का मेन फोकस ये है कि हर एक कंपनी जो है मेक इन इंडिया के ऊपर फोकस करे, आपका इंपोर्ट्स वगैरह जो है इंडिया के अंदर रिड्यूस हो जाए और इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स है हमें उसके अंदर इंक्रीज देखने मिले। तो पूरा मेक इन इंडिया के ऊपर फोकस है और जो कंपनी जो है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कर रही है उसे गवर्नमेंट की तरफ से जो है बेनिफिट देखने मिल रहा है, सब्सिडी देखने मिल रही है, जिससे जो है पीएलआई स्कीम के अंदर बहुत सारी कंपनीज बेनिफिट कर रही है। उसके बाद एक और चीज़ है कि इंडिया के अंदर जो डोमेस्टिक डिमांड है वो इंक्रीज़ होते जा रही है। अगर आप देखोगे तो इंडिया के अंदर अर्बनाइज़ेशन इंक्रीज़ होते जा रहा है, जिसके वजह से अगर आप बहुत लोग देखोगे तो लोग जो है रूरल साइड ऑफ इंडिया की तरफ से अर्बन साइड ऑफ इंडिया की तरफ मूव हो रहे हैं। एक तो रीज़न बीइंग कि एक आपका अर्बन साइड पे अपॉर्च्युनिटी ज़्यादा है और इसके साथ-साथ गवर्नमेंट भी जो है बहुत कुछ कर रहा है आपका रूरल को अर्बन इंडिया बनाने के लिए। और गवर्नमेंट ये भी बता रही है 2047 तक उन्हें जो है विकसित भारत बनाना है। तो इसलिए अगर आप देख सकते हो तो अर्बनाइजेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। इसके साथ-साथ अगर आप एक और चीज़ देखोगे तो लोगों की जो इनकम है, डिस्पोजेबल इनकम, उसके अंदर जो है हमें इंक्रीज़ देखने मिल रहा है। तो आपके जो होम अप्लायंसेस है उनका जो डिमांड है वो इंक्रीज़ होते जा रहा है। तो आपका एसीज़ हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, किचन अप्लायंस हो गया, यहाँ पे जो है वॉल्यूम ग्रोथ हमें बहुत अच्छा देखने मिला है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो जो आपकी एसी कंपनीज़ होती थी या जो पुरानी कंपनीज़ होती थी, दूसरी कंपनीज़, वो अब क्या कर रही है कि जो इनका मैन्युफैक्चरिंग हब है, वो इंडिया के अंदर लेकर आ रही है। अगर आप देखोगे तो एप्पल ने भी जो है एप्पल जो कि आपका फ़ोन बनाता है, आपको पता होगा, तो एप्पल ने भी जो है अपना मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर शिफ्ट कर दिया है। क्यों? क्योंकि इनको बेनिफिट मिल रहा है और बहुत सारी कंपनीज़ जो है एक्सपोर्ट अपॉर्च्युनिटीज़ के ऊपर फोकस कर रही है, चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी के ऊपर फोकस कर रही है, क्योंकि यूएस जो है चाइना के ऊपर टैरिफ वगैरह लगाने वाला है। असम्पशन्स ये है, अभी तक कुछ पता नहीं है, इंडिया के ऊपर भी टैरिफ लग सकते हैं। लेकिन असम्पशन ये है कि जितना यूएस और चाइना के अंदर ट्रेड वॉर होता जाएगा, इंडिया जो है उतना ज़्यादा बेनिफिट करता रहेगा। तो ये भी कुछ टेलविंड्स हो जाती है स्पेस के अंदर अगर आप देखोगे तो। और दूसरा आपके जो बी टू बी स्पेस के अंदर अगर आप देख रहे हो, तो आपके जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स है, जैसे कि आपका डाइकिन हो गया या ईपैक हो गया, सॉरी आपका डाइकिन हो गया या ब्लू स्टार हो गया, ये जो आपकी बड़ी-बड़ी एसी कंपनीज़ है, इनके रिलेशनशिप भी जो है आपके ओईएम मैन्युफैक्चरर से, मतलब आपके जो ओडीएम और ओईएम सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं, उनसे रिलेशनशिप अच्छी बिल्ड होते जा रही है और ये लोग जो है आउटसोर्सिंग भी करते जा रहे हैं। क्योंकि कभी भी अगर आप देखोगे तो कोई भी कंपनी जो है आउटसोर्सिंग क्यों करती है? जब उस कंपनी को जो है उस सेगमेंट के अंदर, उस प्रोडक्ट के अंदर डिमांड ज़्यादा देखने मिलती है तो। अगर डिमांड ज़्यादा है तो आउटसोर्सिंग जो है इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि कंपनी को जो है उस डिमांड को कैटर करना पड़ता है। तो हम उस हिसाब से बात करें तो ये जो है इस सेक्टर के कुछ टेलविंड्स है। और अगर आप ईएमएस सेक्टर की कंपनीज को ट्रैक कर रहे हो तो आपको क्या फैक्टर्स होते हैं जो कि आपको ट्रैक करने चाहिए। नंबर वन फैक्टर जो कि आपको ट्रैक करना चाहिए वो है रेवेन्यू ग्रोथ। नंबर टू जो फैक्टर है वो है केपेक्स। उसके बाद जो है मार्जिन आता है। फिर उसके बाद जो है आपको सारे कंपनीज की कॉन कॉल स्टडी करनी है। कॉन कॉल के अंदर आपको पता चल जाएगा कि कौन सी कंपनी का कौन सा मैनेजमेंट जो है ऑप्टिमिज्म दिखा रहा है, कौन सी कंपनी का मैनेजमेंट जो है इतने ऑप्टिमिस्टिक एनवायरनमेंट पे भी जो है पेसिमिस्टिक है। तो ये जो है हमें कंपनीज़ फ़िल्टर करने में हेल्प करेगा और हमें आइडिया लगेगा कि कुछ कंपनीज़ ऐसी भी है जहाँ चीज़ें इतनी अच्छी नहीं चल रही है।
फिर उसके बाद एक होता है गाइडेंस। अब कोई भी मैनेजमेंट अगर आप देखोगे तो उसका गाइडेंस कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ करते जा रहा है, तो वो जो है हमें उस कंपनी के बारे में एक और पॉजिटिव साइन दे देता है। तो गाइडेंस भी आपको ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कौन-सा मैनेजमेंट है यार, वो बोलेगा कि यार हमें बिज़नेस के अंदर ग्रोथ नहीं देखने मिल रहा है, लेकिन फिर भी हम क बिज़नेस का सेल्स का गाइडेंस, प्रॉफिट का गाइडेंस, मार्जिन का गाइडेंस जो है हम लोग इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। तो ये भी देखने नहीं मिलता है। फिर इसके बाद जो है हम थीसिस के बारे में बात करेंगे, एंटीथीसिस के बारे में बात करेंगे। करंटली अगर आप देखोगे तो ईएमएस स्पेस के अंदर जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है इन टर्म्स ऑफ आपका सप्लाई चेन। अब सप्लाई चेन के अंदर अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम हमारे इंडिया की जो डिपेंडेंसी है वो चाइना के ऊपर है। तो सोर्सिंग करने के अंदर जो है हमें प्रॉब्लम देखने मिल रहा है, क्योंकि चाइना के थ्रू सप्लाई चेन में हमें इश्यू देखने मिल रहा है। फिर उसके बाद रॉ मटेरियल प्राइसेस। अगर आपके रॉ मटेरियल प्राइसेस के अंदर थोड़ा बहुत भी फ्लक्चुएशन होता है तो आपकी ईएमएस कंपनीज़ जो है अच्छा खासा इफ़ेक्ट हो जाती है। अगर मैं एसी कंपनीज़ का ही एग्जांपल लूँ तो एसी कॉइल्स होती है, उसके अंदर कॉपर जो है एक इम्पोर्टेंट मटेरियल होता है। तो अगर आप देख रहे हो तो पिछले कुछ टाइम से हमें कॉपर के प्राइसेस के अंदर वॉलेटिलिटी देखने मिली है। इसकी वजह से अगर आप देख सकते हो कि कॉपर के सप्लाई के अंदर भी फ्लक्चुएशंस देखने मिल रहा है। अगर कॉपर के सप्लाई के अंदर हमें फ्लक्चुएशंस देखने मिलता है और एसी कॉइल्स जो है उसके अंदर कॉपर का सप्लाई कंप्लीट नहीं होता है, तो हो सकता है कि पूरा जो एसी का मेगा ट्रेंड चल रहा है करंटली रूम एयर कंडीशनर का, उसके अंदर हमें स्लो डाउन देखने मिले। और इसके साथ-साथ ऐसा भी हो सकता है, अब ये एक एंटीथीसिस है, मैं बस आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि इंडस्ट्री के अंदर करंटली ये चल रहा है। आपका एक और एंटीथीसिस ये हो जाता है कि ये जो आपके बड़े-बड़े प्लेयर्स हैं, जैसे कि ब्लू स्टार हो गया या फिर आपके वोल्टास हो गए या फिर आपके डाइकिन जैसे जो बड़े-बड़े प्लेयर्स हैं, उन्होंने क्या कर दिया, जो आउटसोर्सिंग कर रहे हैं आपकी जो कंपनीज़ है, ईएमएस कंपनीज़, ओईएम, ओडीएम मैन्युफैक्चरर्स है, जैसे कि ईपैक हो गया जो कि ओडीएम साइड के आता है और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट हो गया जो कि ओईएम साइड पे आता है। तो इन कंपनीज़ को इन्होंने आउटसोर्स करना बंद कर दिया, तो एक प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन ओवरऑल अगर हम मेगा ट्रेंड की बात करें, तो मेगा ट्रेंड हमें क्या देखने मिल रहा है कि रूम एयर कंडीशनर के अंदर ग्रोथ बहुत ज़्यादा देखने मिल रही है। अगर आप ब्लू स्टार को जो है पिछले कई 4 से 5 क्वार्टर से ट्रैक करते हो, तो आपने देखा रहेगा कि क्यू1 के अंदर जो है ब्लू स्टार ने बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई, क्योंकि अब एक और एस्पेक्ट इसके अंदर आ जाता है, वो होता है सीज़नैलिटी एस्पेक्ट। अगर आप देखोगे तो क्यू1 के अंदर आपकी एसी कंपनीज़ जो है बहुत ज़्यादा सेल्स रिपोर्ट करती है, मार्जिन के अंदर भी हमें इंक्रीज़ देखने मिलता है और ऑपरेटिंग लेवरेज भी जो है हमें अच्छा खासा देखने मिलता है क्यू1 के अंदर। क्योंकि अगर आप देखोगे तो समर बहुत ज़्यादा होती है और जब समर बहुत ज़्यादा होता है तो आपकी जो एसी की डिमांड है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होने लगती है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो सरप्राइजिंगली क्यू2 के अंदर भी कंपनी ने जो है अच्छे नंबर्स प्रोवाइड किए और क्यू3 के अंदर भी जो है कंपनी अच्छा खासा फास्ट पेस पे ग्रो कर रही है। तो ब्लू स्टार को अगर आप देखोगे तो 25 टू 30% का ग्रोथ जो है हमें इस कंपनी के अंदर देखने मिल रहा है। अब ब्लू स्टार का मेन बिजनेस क्या है? ब्लू स्टार जो है आपके 2 टाइप के बिजनेसेस के अंदर है। एक तो आपका रूम एयर कंडीशनर हो गया, दूसरा ये लोग कूलर्स वगैरह भी बनाते हैं, स्प्लिट एसी वगैरह बनाते हैं। फिर इसके बाद अगर आप देखोगे तो ये आपके इंडस्ट्रियल पार्ट ऑफ एयर कंडीशनिंग के अंदर भी है, जैसे कि मेडिकल रेफ्रिजरेशन हो गया, मिनी बार हो गया, कोल्ड रूम हो गया, तो ये सारी चीज़ें भी जो है ब्लू स्टार ऑफ़र करता है। तो ब्लू स्टार के अंदर जो है हमें अच्छा खासा ग्रोथ देखने मिल रहा है, मार्जिन्स के अंदर इम्प्रूवमेंट देखने मिल रहा है और अगर आप इनकी कॉन कॉल पढ़ोगे ब्लू स्टार की, तो यहाँ पे इनका जो मैनेजमेंट है, वो भी यही बता रहा है कि आगे जाकर इंडस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा फ़ास्ट पेस पे ग्रो कर रही है और पिछले साल से तो इंडस्ट्री के अंदर जो ग्रोथ रेट है, हमें उसके अंदर इंक्रीज़ देखने मिला है और अगर आप देखोगे तो इंडस्ट्री जो है कम से कम 25% के आसपास जो है ग्रो करेगी, अगर मैं इसी इंडस्ट्री की बात करूँ तो। ऐसा ब्लू स्टार का भी मैनेजमेंट बता रहा है और आपका वोल्टास का भी मैनेजमेंट बता रहा है। अगर आप इनका कॉन कॉल पढ़ोगे तो आपको जो है इस चीज़ के बारे में कंप्लीटली आइडिया लग जाएगा। तो मतलब हम ये तो समझ लेते हैं कि यार एयर कंडीशनिंग जो है आपका एक मेगा ट्रेंड है। अब ये मेगा ट्रेंड है हम सीधा कैसे कंक्लूड कर सकते हैं? अगर आप देखोगे तो अगर आप एम्बर की कॉन कॉल पढ़ोगे जाकर, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जो कि इसी सेगमेंट के अंदर काम करती है, ओडीएम कंपनी है उसकी कॉन कॉल पढ़ोगे जाकर, आप आपका जो इपैक ड्यूरेबल है उसकी कॉन कॉल पढ़ोगे जाकर, तो एसी के अंदर ग्रोथ आ रहा है। इसलिए अगर आप देख रहे हो तो ये जो ईएमएस कंपनीज़ है, जो कि अब ईएमएस कंपनीज़ के अंदर भी 2 टाइप के कंपनीज़ होते हैं। एक होता है आपका ओडीएम और एक होता है आपका ओईएम। अब ओईएम जो है उसके अंदर जैसे कि मैंने आपको बोला पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट आ गया जो कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है। फॉर एग्जांपल कोई एक एसी कंपनी है जिसका नाम है ब्लू स्टार। अब ब्लू स्टार को कल को अगर एसी बनाना है तो वो जो है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के पास जाएगा, क्योंकि ब्लू स्टार जो है एसी का पूरा इक्विपमेंट खुद नहीं बनाता है, वो जो है आउटसोर्स करता है। क्योंकि डिमांड बहुत अच्छी खासी देखने मिली और ब्लू स्टार को रिस्पॉन्स वाइज भी आउटसोर्सिंग जो है बेटर पड़ता है, कॉस्ट एफिशिएंट भी होता है इन कंपनीज़ के लिए। तो ब्लू स्टार जैसी कंपनीज़ क्या करती है, ये लोग आउटसोर्सिंग करते हैं। तो इसलिए अगर आप देख रहे हो तो ये लोग आउटसोर्सिंग करते हैं, तो ईपैक और ये सब सारी कंपनीज़ आपकी ईएमएस कंपनीज़ जो है, वहाँ पे हमें ग्रोथ अच्छी देखने मिल रही है। अगर आप सेल्स ग्रोथ देखोगे, प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो वो जो है हमें अच्छा खासा देखने मिल रहा है।
तो इसलिए जो है, हम जो है एक बार P2P एनालिसिस करेंगे आपके प्लेयर्स के अंदर जो फैक्टर्स हमने पहले डिस्कस किया था, उन फैक्टर्स को जो है हम लेकर P2P एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि सबसे बेस्ट प्लेयर कौन-सा है और जो मार्केट लीडर होगा, जो सबसे बेस्ट प्लेयर होगा, उसके बारे में जो है हम इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो अगर मैं P2P एनालिसिस के ऊपर आऊँ, तो अब एक और चीज़, जब हम P2P एनालिसिस करेंगे तो आपको देखना है और सीखना है कि P2P एनालिसिस जो है किस तरीके से किया जाता है। आपकी एक चेकलिस्ट होती है, आपके कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि आपको ट्रैक करने होते हैं और अगर कोई कंपनी जो है आपके सारे फैक्टर्स के अंदर, सारे चेकलिस्ट के अंदर फिट हो रही है, तो वो कंपनी जो है आपके लिए इंटरेस्टिंग कंपनी बन जाती है, नहीं तो फिर आप जो है उस कंपनी को जो है अवॉइड कर सकते हो, जैसे कि मैं करता हूँ। अब इसके पहले हम आगे जाएँ, मुझे जो है आपको एक चीज़ के बारे में बताना है जो कि है मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम। अगर आप देखोगे तो मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम जो है स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए रजिस्टर करना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जो है आप रजिस्टर कर सकते हो। अब ये मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर आपको क्या-क्या बेनिफिट मिलेंगे? आप जो है मुझसे वन ऑन वन कनेक्ट कर सकते हो, आपके जो भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड डाउट्स है, आप कोई भी कंपनी रीड कर रहे हो, आपको कुछ समझ नहीं आता है, हो सकता है कि आपको कॉन कॉल के अंदर ना समझे या फिर आपको पता नहीं है इक्विटी रिसर्च वगैरह कैसे करते हैं, तो आप मुझसे जो है वन ऑन वन कनेक्ट कर बात कर सकते हो और मैं जो है आपके हर एक डाउट जो है सॉल्व करूँगा। इसके अलावा मैं जो स्टॉक्स रीड करता रहता हूँ डेली, हर एक स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाना यूट्यूब के ऊपर पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए जो स्टॉक्स मैं डेली रीड करता हूँ, वो जो है मैं मेंटरशिप प्रोग्राम के ग्रुप के ऊपर जो है कॉन्स्टेंटली अपडेट करता रहता हूँ, डेली अपडेट्स मिलते रहते हैं। इसके साथ-साथ वॉइस नोट्स के साथ मैं उन पे जो है अपना आउटलुक भी बताता हूँ कि मेरा क्या आउटलुक है, करंटली वैल्यूएशन किस तरीके की है और इसके साथ-साथ मैं ये भी बताता हूँ कि मैं कौन से स्टॉक बाय कर रहा हूँ, कौन से स्टॉक सेल कर रहा हूँ, ताकि आप सीख सकते हो मेरे बाइंग और सेलिंग फ्रेमवर्क से कि किस तरीके से आपको स्टॉक बाय करना चाहिए, किस तरीके से आप सेल करने के लिए सोच सकते हो। और मैं कोई भी स्टॉक बाय या सेल कर रहा हूँ, तो ये भी जो है मैं मेंटरशिप प्रोग्राम के ग्रुप के अंदर अपडेट करता रहता हूँ। तो अगर आपको लग रहा है कि ये चैनल से आपको जो है सीखने मिल रहा है, आपके लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड हो रही है, तो मेंटरशिप प्रोग्राम जॉइन करना ज़रूर कंसिडर करना, जहाँ हम लोग वन ऑन वन कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक भी हुई है, मतलब डिस्क्रिप्शन के अंदर, वो जो है आप लिंक के थ्रू रजिस्टर कर सकते हो। मैं आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपको विदिन 24 आवर्स या 48 आवर्स जो है आपको वन ऑन वन कनेक्ट करूँगा। अब P2P एनालिसिस की तरफ आ जाते हैं। P2P एनालिसिस के अंदर बात करें तो ये जो है कुछ प्लेयर्स हैं जिनके बारे में हमें जो है आज डिस्कशन करना है। अब पहला जो प्लेयर है वो है काइनेस्टेक, दूसरा जो प्लेयर है वो है आपका पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, थर्ड जो प्लेयर है वो है आपका एम्बल टेक्नोलॉजीज और फोर्थ जो प्लेयर है वो है आपका ईपैक ड्यूरेबल्स। अब डिक्सॉन की मैं बात करूँ तो डिक्सॉन जो है आपके ईएमएस स्पेस के अंदर मैं इसे इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि जो आपकी रूम एयर कंडीशनर कंपनीज़ है उनके ऊपर ही अपना ज़्यादा फोकस है। अगर आप डिक्सॉन के अंदर देखोगे तो डिक्सॉन का जो मैनेजमेंट है वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहा है, ऐसा मैनेजमेंट खुद बता रहा है। ग्रोथ रेट हमें अच्छे देखने मिल रहे हैं डिक्सॉन के अंदर, अगर आप देखोगे तो पिछले 4 टू 5 क्वार्टर से डिक्सॉन जो है ओवर 100% ग्रो कर रहा है। हमें वैल्यूएशन के अंदर भी करेक्शन देखने मिला है डिक्सॉन के, तो अगर आप देख रहे हो तो 125 के वैल्यूएशन के आसपास, ट्रेलिंग 12 मंथ्स के पीई के आसपास जो है डिक्सॉन ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर आप डिक्सॉन को देखोगे तो इनका मोबाइल फ़ोन्स वाला एक डिवीज़न है जो कि बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है। अब ये वाला बिज़नेस जो है एकदम हाई एसेट टर्न वाला बिज़नेस है, जहाँ मार्जिन जो है कम होते हैं, जहाँ आपकी जो मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ है मोटोरोला वगैरह, उनके लिए जो है ये लोग असेंबलिंग करते हैं। फिर इसके बाद अगर आप डिक्सॉन का कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला बिज़नेस देखोगे, तो वहाँ पे जो है हमें थोड़ा-सा स्लो डाउन देखने मिला है। और इनका मोबाइल और ईएमएस वाला जो डिवीज़न है वो करंटली सबसे बेस्ट परफ़ॉर्म कर रहा है। हालाँकि डिक्सॉन के अंदर जो है ग्रोथ है, लेकिन अगर आप देखोगे तो डिक्सॉन के मैक्सिमम रेवेन्यू जो है वो एसी वाले सेगमेंट से नहीं आते हैं। मोबाइल फ़ोन वाला सेगमेंट हो गया या फिर आपका स्मार्ट वॉचेस वाला हो गया या फिर आपका लैपटॉप्स वगैरह हो गया, तो वहाँ से ज़्यादा रेवेन्यूज़ आते हैं। तो इसलिए मैं डिक्सॉन को जो है इस कैलकुलेशन के अंदर ले नहीं रहा हूँ। ऐसे तो डिक्सॉन है अच्छी कंपनी और करंटली वैल्यूएशन की बात करूँ तो वैल्यूएशन आपके प्राइस के अंदर जो है हमें अच्छा खासा करेक्शन देखने मिला है डिक्सॉन की बात करूँ मैं तो। फिर इसके बाद जो है कैनेश टेक, जिसके बारे में हम बात करेंगे। अब कैनेश टेक का बिज़नेस क्या है? अगर आप देखोगे तो कैनेश टेक जो है आपके इंडस्ट्रियल सेगमेंट के अंदर काम करती है, आपके ईवी सेगमेंट के अंदर भी काम करती है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये जो है एरोस्पेस के अंदर भी काम करते हैं, तो ओवरऑल ये जो आपके जो बड़े-बड़े सेगमेंट्स हैं वहाँ पे काम करते हैं। अब इसलिए अगर आप देखोगे रीज़न बीइंग, तो कैनेस के जो है मार्जिन्स बहुत ज़्यादा हाई है, जो कि 14% के आसपास है, जो कि आपको जो है बाकी कंपनीज़ के अंदर देखने नहीं मिलेगा। अगर आप कैनेस को देखोगे तो कैनेस के स्टॉक के अंदर जो है हमें अच्छा खासा करेक्शन देखने मिला था, क्योंकि अगर आप देखोगे तो केनेस का जो पी मल्टीपल था 1 साल पहले, वो 187 के आसपास था। 1 साल पहले नहीं, आई थिंक 1 मंथ बैक पुरानी बात कर रहा हूँ मैं। तो वो 187-178 के आसपास था, जो कि अभी करेक्ट होकर जो है 120 के आसपास आ चुका है। तो ये स्टॉक जो है इंटरेस्टिंग लग रहा है। इसके साथ-साथ अब करेक्शन क्यों देखने मिला था? क्योंकि बेयर मार्केट चल रहे थे और इसके साथ-साथ कंपनी के जो ग्रोथ रेट है, हमें उसके अंदर फॉल देखने मिला था। मतलब अगर आप देख रहे हो तो कंपनी ओवर 50% ग्रो कर रही थी। वहाँ से कंपनी का ग्रोथ रेट जो है वो 29% के आसपास आ गया।
बट फिर भी मैनेजमेंट बता रहा है कि आगे जाकर जो है हमें ग्रोथ देखने मिलेगा। टॉप लाइन का गाइडेंस दे रहा है आपका एफआई 26 के अंदर ये लोग जो है आपका जो बेसिकली 4500 करोड़ के आसपास ग्रो करेंगे। फिर इसके साथ-साथ ये जो क्वार्टर था वो वन ऑफ था। अब केनिस के अंदर प्रॉब्लम क्या हुआ है? केनिस के अंदर अगर आप देखोगे तो रेलवे स्पेंडिंग जो है गवर्नमेंट की स्लो डाउन हो चुकी है। तो रेलवे सेगमेंट से केनिस के जो रेवेन्यूज़ आ रहे थे, वहाँ पे जो है हमें स्लो डाउन देखने मिला है। अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग स्लो डाउन हो चुकी है आपके इलेक्शंस की वजह से। इलेक्शंस के बाद जो है बहुत सारी कंपनीज़ अपने कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर यही कंप्लेन कर रही है कि गवर्नमेंट की तरफ से स्लो डाउन देखने मिला है। तो इसलिए अगर आप देखोगे तो जो भी रेलवे कंपनीज़ है वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है। तो एक्सपेक्टेशन यही है, केनिस का मैनेजमेंट भी यही बता रहा है कि एफआई 26 तक होपफुली आपकी रेलवे स्पेंडिंग जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। तो केनिस भी एक इंटरेस्टिंग कंपनी है, बस ये जो है इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। अगर आप देखोगे तो बस आपको ये देखना है कि रेलवे स्पेंडिंग के अंदर हमें पिकअप देखने मिला है, और इसके साथ-साथ एक और लैगिंग सेगमेंट जो कि केनिस के लिए काम कर रहा है बुरा तरीके से, वो जो है आपका स्मार्ट मीटर वाला सेगमेंट है। अगर आप देखोगे तो स्मार्ट मीटर वाले सेगमेंट के अंदर भी जो है स्लो डाउन देखने मिल रहा है। रीज़न बीइंग कि यार गवर्नमेंट स्पेंडिंग स्लो डाउन हो चुकी है, ऑर्डर के अंदर जो है स्लो डाउन देखने मिल रहा है, कंपनीज़ के पास ऑर्डर नहीं आ रहे। जीनस पावर और आपकी जो दूसरी कुछ-कुछ कंपनीज़ है, एचबीएल पावर वगैरह, ये इस सेगमेंट के अंदर काम करती है। तो वो लोग भी बता रही है कि स्मार्ट मीटर के अंदर स्लो डाउन देखने मिल रहा है। रेवेन्यू ग्रोथ अगर आप देखोगे तो वही यार केनेस की इस बार अच्छी नहीं आई है, लेकिन मैनेजमेंट बता रहा है कि आगे जाकर ग्रोथ हमें अच्छी खासी देखने मिल सकती है। केपेक्स की बात करो तो कंपनी जो है 4800 करोड़ के आसपास का केपेक्स कर रही है आपके पीसीबी वाले सेगमेंट के अंदर और आपके ओसैट वाले सेगमेंट के अंदर। पैट ग्रोथ कंपनी के अंदर हमें जो है 47% का देखने मिला है। मतलब हम बोल सकते हैं कि हमें जो है कंपनी के अंदर ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिल रहा है। मार्जिन वाइज तो कंपनी के मार्जिन जो है हेल्दी है। गाइडेंस की बात करें तो टॉप लाइन के लिए मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है कि ये लोग इस साल एफआई 25 के अंदर 55% के आसपास अपनी टॉप लाइन ग्रो करेंगे, जो कि नॉर्मल है क्योंकि केनिस के अंदर जो है हमें यही पेस ऑफ ग्रोथ देखने मिल रहा था। और ऑपरेटिंग लेवरेज तो जो है वो कंपनी को मिल ही रहा है। और एफआई 26 के बाद कंपनी का मैनेजमेंट बता रहा है कि ये लोग जो है अगले 2 से 3 सालों के आसपास जो है 60% के आसपास ग्रो कर सकते हैं। अब पहले इन्होंने एफआई 25 के लिए अगर आप देखोगे तो अच्छी खासी गाइडेंस दी थी, बट फिर हमें जो है थोड़ा बहुत स्लो डाउन वगैरह देखने मिला, जिसकी वजह से गाइडेंस आई थिंक इन्होंने रिड्यूस करी है। वैल्यूएशन की बात करो तो 100 के पीई के आसपास, फॉरवर्ड पीई के आसपास ट्रेड कर रही है। तो अगर आपको केनिस को ट्रैक करना है, केनिस भी एक इंटरेस्टिंग कंपनी है जो कि आप ट्रैक कर सकते हो, तो आपको ये कुछ फैक्टर्स है जो कि आपको ट्रैक करने चाहिए। अब इसके बाद अगला जो प्लेयर है वो है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। अगर आप पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट देखोगे तो ये जो है आपके प्लास्टिक मोल्डिंग वाले सेगमेंट के अंदर काम करता है। इसके साथ-साथ ये जो है आपके रूम एयर कंडीशनर, मतलब ये ओडीएम प्लेयर है बेसिकली। तो रूम एयर कंडीशनर हो गया या फिर इनके असेंबलिंग हो गई, तो ये सारे सेगमेंट के अंदर जो है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट काम करता है। तो मोर और लेस अगर आप देखोगे तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के अंदर जो है हमें ग्रोथ करंटली इंडस्ट्री के बाकी जो प्लेयर्स है वहाँ पे सबसे अच्छी खासी देखने मिल रही है। तो ये सारे सेगमेंट्स है जहाँ ये काम करती है। अगर आप देखोगे तो पीसीबी असेंबलिंग के अंदर काम करती है, आपका एसी कंपोनेंट्स के अंदर काम करती है। इसके साथ-साथ टूल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी अगर आप देख रहे हो तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट काम करती है। कौन से इंडस्ट्रीज़ को पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट सर्व करती है, तो वो जो है आपका एयर कंडीशनर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, एलईडी टेलीविज़न हो गया, एयर कूलर हो गया, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स, बाथरूम फिटिंग्स और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स को जो है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट बेसिकली कैटर करती है। फिर इसके बाद आप जो है इनका रेवेन्यू ब्रेकअप यहाँ देख सकते हो कि 1600 करोड़ के आसपास इनके प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट के थ्रू रेवेन्यूज़ आ रहे हैं। प्लास्टिक से 694 करोड़ के आसपास आ रहा है, और फिर इसके बाद अगर आप देख रहे हो तो फिर आपके इलेक्ट्रॉनिक से 373 के आसपास रेवेन्यूज़ आ रहे हैं, और आपके मोल्ड से जो है 11.6 के आसपास आ रहे हैं। करोर्स की बात कर रहा हूँ मैं, सारे फिगर्स करोर्स के अंदर है। और ये जो है कुछ कंपनी के वन ऑफ द की क्लाइंट्स है अगर आप देख रहे हो तो। अब पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के अंदर इंटरेस्टिंग क्या हो रहा है? अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू ग्रोथ सबसे अच्छी देखने मिल रही है हमें। 82% से कंपनी ने जो है Q3 के अंदर अपनी रेवेन्यू के आसपास जो है वो ग्रो किया है। उसके बाद बात करें तो केपेक्स कंपनी का मैनेजमेंट वही बता रहा है कि 370 टू 380 करोड़ के आसपास ये लोग केपेक्स कर रहे हैं। और अगर आप पैट ग्रोथ देखोगे तो 108% का जो है हमें पैट ग्रोथ देखने मिल रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स के अंदर कंपनी जो है टिक हो रही है, और अगर आप देखोगे तो बाकी कंपनीज़ के अंदर जो है हमें इतना ज़्यादा ग्रोथ देखने नहीं मिल रहा है। तो ग्रोथ वाइज़ पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जो है बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है। मार्जिन वाइज़ अगर आप देखोगे तो मार्जिन्स जो है इनके कम हैं, क्योंकि आपके कॉम्प्लेक्स सेगमेंट के अंदर काम नहीं करते, रूम एयर कंडीशनर वाले सेगमेंट के अंदर काम करते हैं। तो यहाँ अगर आप कंपनीज़ देखोगे जो कि एसी वाले सेगमेंट के अंदर काम करती है, तो ये जो है एकदम हाई एसेट टर्नओवर वाला बिज़नेस है। तो इसलिए अगर आप देखोगे तो यहाँ मार्जिन्स भी कम होते हैं।
टॉप लाइन का गाइडेंस अगर आप देखोगे तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के मैनेजमेंट ने पहले 70% के आसपास का गाइडेंस दिया था। अभी अगर आप देखोगे तो मैनेजमेंट ने जो है अपना गाइडेंस था वो भी इंक्रीज़ करा है एक बार, और फिर इसके बाद मैनेजमेंट ने जो है फिर से आकर इंक्रीज़ किया है। अगर आप देख रहे हो तो मैं वही बता रहा हूँ कि मैनेजमेंट ने जो है 2 बार गाइडेंस आकर इंक्रीज़ किया है। जहाँ ये लोग बता रहे हैं कि टोटल ये अपनी जो टॉप लाइन है अभी 85% के आसपास इंक्रीज़ करेंगे एफवाई 25 के लिए, और इसके साथ-साथ नेट प्रॉफिट का गाइडेंस इन्होंने 280 करोड़ के आसपास दिया है। तो अगर हम ग्रोथ कैलकुलेट कर ले नेट प्रॉफिट के अंदर तो वो 104% के आसपास हो जाता है। इसका क्या मतलब है? हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कंपनी को जो है ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलता रहेगा आपका एफवाई 25 के अंदर, तो ये अगेन पॉजिटिव बात हो जाती है। तो अगर आप देखोगे तो चेकलिस्ट के अंदर सारे पॉइंट्स टिक हो रहे हैं। रेवेन्यू ग्रोथ सबसे स्ट्रॉन्ग है, प्रॉफिट ग्रोथ सबसे स्ट्रॉन्ग है, मार्जिन्स बहुत अच्छे हैं, बिजनेस के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैनेजमेंट ऑप्टिमिस्टिक है, गाइडेंस इंक्रीज कर रहा है, और इसके साथ-साथ रूम एयर कंडीशनर के स्पेस के अंदर टेलविंड्स भी बहुत ज़्यादा है। और वैल्यूएशन वाइज़ अगर मैं इसका पीई कैलकुलेट करूँ, तो अगर आप पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का फॉरवर्ड पीई कैलकुलेट करोगे, तो फॉरवर्ड पीई जो है 89 के आसपास आ जाता है, जो कि मतलब रीज़नेबली वैल्यूड है अगर आप देखोगे तो। अब ईएमएस स्पेस के अंदर एक और कंपनी आती है जिसका नाम है एम्बर इलेक्ट्रॉनिक्स। अब एम्बर पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ई-पैक के अंदर प्रॉब्लम ये चल रहा है कि आपका सप्लाई चेन इशू देखने मिल रहा है चाइना की तरफ से। अगर आप देखोगे तो आपके कंप्रेसर्स जो आते हैं जो कि एसी के अंदर यूज़ होते हैं, वहाँ पे सप्लाई चेन इशू देखने मिल रहा है। ये आपके सारी कंपनीज़ के मैनेजमेंट बात कर रही है। ई-पैक का अगर आप देखोगे तो ई-पैक जो है पहले बहुत फास्ट पेस पे ग्रो कर रही थी। ई-पैक पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट और एम्बर से जो है कंपैरेटिवली छोटी कंपनी है। तो आप यहाँ ग्रोथ देखोगे तो ई-पैक जो है आराम से 70% के ऊपर ही ग्रो कर रही थी। बट फिर हमें जो ई-पैक की ग्रोथ रेट है उसके अंदर स्लो डाउन देखने मिला, और मैनेजमेंट वही 40 टू 50% के आसपास का गाइडेंस दे रहा है। अगर ई-पैक जो है छोटा प्लेयर है आपके पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट और आपके एम्बर से, तो एक्सपेक्टेशन ये है कि ई-पैक जो है बहुत ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा। लेकिन ई-पैक के अंदर हमें ग्रोथ नहीं देखने मिल रही है। रीज़न बीइंग कि इनका जो श्री सिटी वाला प्लांट आ रहा था ई-पैक का, वहाँ पे जो है इनका कैपेसिटी यूटिलाइज़ेशन हो नहीं पा रहा है जितना मैनेजमेंट ने प्लान किया था। और एक ये हो सकता है कि यार सप्लाई चेन की वजह से जो है इपैक को मैनेजमेंट को जो है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम देखने मिल रहा होगा, जिसके वजह से ये लोग इतना फास्ट पेस पे ग्रो नहीं कर पा रहे होंगे। इसके साथ-साथ इपैक ने जो है हाइसेंस के साथ एक जेवी करा था, जहाँ पे अगर आप देखोगे तो वहाँ से ये लोग प्लान कर रहे हैं कि ये लोग कुछ $1 बिलियन के आसपास का रेवेन्यू जनरेट करेंगे। इपैक आपके वॉशिंग मशीन सेगमेंट के अंदर भी एंटर कर रहा है, आपके दूसरे जो सेगमेंट्स है वहाँ पे भी एंटर कर रहा है, एसी के अलावा डाइवर्सिफाई कर रहा है, क्योंकि मार्जिन्स जो है आपके दूसरे सेगमेंट के अंदर इंक्रीज़ हो गए, और एक तो आप सिर्फ एसी के अंदर होते हो तो एक सीज़नैलिटी एस्पेक्ट हो जाता है, जो कि अगेन नेगेटिव चीज़ हो जाती है। मार्जिन्स की बात करें तो यार ई-पैक के जो मार्जिन्स है वो अच्छे नहीं हैं। बेसिकली अगर आप देखोगे तो 7.15% के आसपास का गाइडेंस दे रहा है। पहले मैनेजमेंट ने एबिटा मार्जिन्स के लिए कुछ 8% के आसपास का गाइडेंस दिया था, और अभी मैनेजमेंट ने वही रिड्यूस कर दिया है। तो ये अगेन एक नेगेटिव बात हो जाती है ई-पैक के लिए। मेन इनका प्रॉब्लम वही है कि यार कैपेसिटी यूटिलाइज़ेशन की वजह से जो है इनका जो नया प्लांट आया है, उसके वजह से इनके मार्जिन्स वगैरह पे जो है स्ट्रेस आ रहा है। तो हमें ये ट्रैक करना है कि ई-पैक को जो है कैपेसिटी यूटिलाइज़ेशन का जो है इनका श्री सिटी वाला प्लांट है, वहाँ पे इम्प्रूवमेंट देखने मिल रहा है क्या? और ई-पैक मुझे कब इंटरेस्टिंग लगेगा? जब ई-पैक बीइंग अ छोटा प्लेयर, ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन ये है कि आप छोटे बेस पे हो तो ज़्यादा फास्ट पेस पे ग्रो करोगे। तो ई-पैक मुझे इंटरेस्टिंग लगेगा जब वो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट और एम्बर से जो है आपके ज़्यादा फास्ट पेस पे ग्रो करते हैं। क्योंकि अगर ई-पैक कम पेस पे ग्रो कर रहा है और एम्बर बीइंग एट अ बड़ा वाला बेस, अगर आप देखोगे एम्बर का रेवेन्यू का बेस, तो आई थिंक ई-पैक से कुछ 4 टाइम्स के आसपास है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो एम्बर ही इतना ज़्यादा फास्ट पेस पे ग्रो कर रहा है, तो ऑब्वियसली मैं एम्बर ही चूज़ करूँगा, रिस्क लेकर ई-पैक की तरफ क्यों जाइए? जो बेसिकली वही बात है। तो आपको जो है ये देखना पड़ेगा कि ई-पैक का यूटिलाइज़ेशन पिक हो जाए, और एम्बर जो है सॉरी ई-पैक जो है वो इन कंपनी से ज़्यादा फास्ट पेस पे ग्रो करे, नहीं तो फिर ई-पैक मार्केट शेयर लूज़ कर देगा इस सेगमेंट के अंदर, जो कि अगेन नेगेटिव बात हो जाएगी। फिर ई-पैक के पैट ग्रोथ की बात करें तो पैट के अंदर हमें जो है 50% का डीग्रोथ देखने मिला, वही श्री सिटी वाले फैसिलिटी की वजह से। मार्जिन 6% के आसपास है, जिसमें ई-पैक अगेन नेगेटिव है। और एक चीज़ है कि ई-पैक के मैनेजमेंट ने पहले 40-50% का गाइडेंस दिया था, फिर उन्होंने कॉन कॉल के अंदर बताया कि हम गाइडेंस रिमूव कर रहे हैं, और फिर इन्होंने अपने एक और मैनेजमेंट इंटरव्यू के अंदर ई-पैक के मैनेजमेंट ने बताया कि गाइडेंस जो है इंटैक्ट है 40% वाला। तो ये ई-पैक का मैनेजमेंट क्यों गड़बड़ कर रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। तो ये आपको एक ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ई-पैक जो है आपके एसी, कूलर और वो वाले सेगमेंट के अंदर काम करता है। वैल्यूएशन वाइज़ अगर आप देखोगे तो इपैक का फॉरवर्ड पीई जो है कुछ 97 के आसपास आ जाता है, अज्यूमिंग कि यार प्रॉफिट के अंदर थोड़ा और डीग्रोथ का इशू जो है हमें देखने मिल सकता है आगे जाकर। तो ये अगेन इपैक के अंदर जो है थोड़ी नेगेटिव चीज़ चल रही है।
कीपैड का ये प्रॉब्लम चल रहा है। अब एम्बर की बात करूँ तो एम्बर भी जो है आपके एसी वाले सेगमेंट के अंदर काम करता है। अब एसी वाले सेगमेंट के साथ-साथ ये लोग जो है दूसरे सेगमेंट के अंदर भी काम करते हैं। मतलब आपका स्मार्ट वॉचेस हो गया, वो वाला सेगमेंट हो गया या फिर इसके साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट हो गया, जहाँ ये लोग जो है पीसीबी असेंबलिंग वगैरह भी करते हैं। कोरिया सर्किट नाम की एक कंपनी है, एसेंट सर्किट नाम की एक कंपनी है, जिसके साथ इन्होंने जो है जेवी किया हुआ है, सब्सिडियरी बनाकर रखी है। तो यहाँ पे भी जो है ग्रोथ अच्छी खासी अगर आप देखोगे तो आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवीज़न के अंदर अगर आप एम्बर के प्लांट देखोगे तो इन्होंने अब भी कुछ 650 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट कर कर रखा है। और इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट के अंदर अगर आप देखोगे तो ये लोग जो है आपके एसी वाले सेगमेंट के अंदर भी काम करते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के अंदर, ऑटोमोबाइल के अंदर काम करते हैं, स्मार्ट वॉचेस हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया और डिफेंस और एरोस्पेस के अंदर भी जो है ये लोग एंटर कर रहे हैं। और आई थिंक इन्हें कवच का भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, तो वो आपको इंडिपेंडेंटली जाकर स्टडी करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक डिविजन्स में अगर आप देखोगे तो 5 फैसिलिटीज़ है इनकी। एक फैसिलिटी इनकी होसूर के अंदर अगर आप देखोगे तो। और अगर आप जो दूसरा वाला डिवीज़न है आपका वही, तो वहाँ पे जो है इनकी फैसिलिटी जो है एक आ रही है। रेलवे के अंदर अगर आप देखोगे तो इन्हें इनकी जो है एक फैसिलिटी है और इनका जो है 2 फैसिलिटीज़ का एक्सपेंशन चल रहा है। अब एम्बर का जो मैनेजमेंट है वो ये बता रहा है कि रेलवे के जो रेवेन्यूज़ है वो 3 साल के अंदर डबल करते रहेंगे ये लोग। एक तो स्लो डाउन देखने मिला है रेलवे से साइड की वजह से, जो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, गवर्नमेंट स्पेंडिंग स्लो डाउन हो चुकी है हर जगह पे। डिफेंस पे भी यही प्रॉब्लम देखने मिल रहा है, रेलवे साइड पे भी यही प्रॉब्लम देखने मिल रहा है। तो अगर आप देखोगे तो इनका जो मेट्रो का प्रोजेक्ट है उसके अंदर डिले देखने मिला, वंदे भारत के प्रोजेक्ट के अंदर डिले देखने मिला। अगर आप देखोगे तो फिर इंडियन रेलवे की साइड जो नॉन एसी कोचेस है वहाँ पे भी थोड़ा बहुत डिले देखने मिल रहा है। ऑर्डर कैंसलेशन नहीं है बट एग्जीक्यूशन के अंदर डिले देखने मिल रहा है। और एक्सपेक्टेशन ये है कि आपका H1 H2 के अंदर जो है चीज़ें नॉर्मलाइज़ होनी स्टार्ट हो जाए। तो एम्बर के ऊपर यही सीन है। बट स्टिल अगर आप देखोगे तो एम्बर जो है कंपैरेटिवली फास्ट पेस पे ग्रो कर रहा है, केपेक्स भी कर रहा है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैड ग्रोथ आप एम्बर की देख नहीं सकते क्योंकि एम्बर ने जो है लॉस टू प्रॉफिट जर्नी करी, तो यहाँ पैड ग्रोथ देखकर फ़ायदा नहीं है। मार्जिन्स इसके वही जो बाकी कंपनीज़ के उसी तरीके से सेम है। और अभी ये लोग जो है दूसरे सेगमेंट के ऊपर एक्सपांड कर रहे हैं क्योंकि वहाँ से जो है इनके मार्जिन्स भी इंप्रूव हो सकते हैं। तो वैल्यूएशन वाइज़ अगर आप देखोगे तो 87 के फॉरवर्ड पीई के आसपास ट्रेड कर रहा है एम्बर भी। तो अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख चुके हो तो आपको आइडिया लग गया रहेगा। आप चेकलिस्ट के हिसाब से देख सकते हो कि वैल्यूएशन के हिसाब से आप कंपेयर करो कि कौन सी कंपनी के अंदर सबसे ज़्यादा ग्रोथ है और कौन सी कंपनी जो है सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्लेयर लग रहा है। मुझे सारे चेकलिस्ट को टिक करता हुआ जो है आपका पीजी इलेक्ट्रोप्लस दिख रहा है। केन्स भी है, अच्छा प्लेयर है केन्स टेक अगर आप देखोगे तो। बट प्रॉब्लम वही है कि यार इनके ये 2 प्रॉब्लम है जो कब सॉल्व होंगे वो नहीं पता। और ये कुछ फैक्टर्स है जो कि आपको ट्रैक करने चाहिए हर एक कंपनी के अंदर अगर आप इन कंपनीज़ को ट्रैक कर रहे हो तो। सप्लाई चेन वाइज़ अगर मैं बताऊँ तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट और एम्बर को जो है इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देखने मिल रहा है सप्लाई चेन साइड की अगर मैं बात करूँ तो। अब पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की जो है हम थोड़ा और डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आप देखोगे तो लीडर जो है बेसिकली करंटली Q3 FY25 के नंबर्स दूँ या फिर हम FY25 की बात कर लें, तो सबसे ज़्यादा बेटर प्लेयर जो है मुझे स्पेस के अंदर जो है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लग रहा है। और कंपनी का मैनेजमेंट भी यही बता रहा है कि हमें जो है इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देखने मिल रहा है आपके सप्लाई चेन टर्म्स पे। तो कॉपर वाला जो सीन था इनका वो तो जो है वो सॉर्ट आउट हो चुका है, उधर कोई इश्यू नहीं है। फिर इसके बाद अगर आप इनकी कॉन कॉल पढ़ोगे, तो अगर आप देखोगे तो इनका जो एसी वाला डिवीज़न है और वॉशिंग मशीन वाला डिवीज़न है, वो बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है। मार्जिन वाइज़ अगर आप देखोगे तो ऑब्वियसली वॉशिंग मशीन वाला सेगमेंट जो है एसी वाले सेगमेंट से बेटर है। इन्होंने कुछ 1500 करोड़ के आसपास की क्यूआईपी भी करी थी अगर आप बोलोगे तो। इनकी ऑर्डर बुक भी अगर आप देखोगे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसके साथ-साथ अगर आप देख रहे हो तो कंपनी को जो है अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है। और मैनेजमेंट वही बता रहा है कि यार Q4 के अंदर पीएलआई आ रहा है तो उसके लिए भी ये लोग अप्लाई करते रहेंगे। इसके साथ-साथ ये लोग क्यूआईपी वगैरह भी कर रहे हैं, जो कि इनको वर्किंग कैपिटल के अंदर हेल्प करेगा और ग्रोथ के अंदर हेल्प करेगा। ये कैपिटल जो है ग्रोथ के अंदर यूज़ करेंगे। वर्किंग कैपिटल इन कंपनीज़ के अंदर थोड़ा हाई होता है अगर आप नोटिस करोगे तो। इसके साथ-साथ बजट की वजह से अगर आप देख रहे हो तो बजट के अंदर क्या हुआ है, बेसिकली आपका ड्यूटी कट वगैरह भी किया हुआ है बजट के अंदर। और एक और चीज़ है बजट के अंदर आपका टैक्स स्लैब रिड्यूस किया है। तो टैक्स स्लैब रिड्यूस किया है मतलब आपके इंडिविजुअली जो 12 लाख इंक्रीज़ कर दिया है टैक्स स्लैब आपका, और आपके टैक्सेस रिड्यूस कर दिए, जिसकी वजह से अगर आप देखोगे तो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बढ़ेगी और कंज्यूमर साइड सेंटिमेंट्स अच्छे खासे देखने मिलेंगे। तो आपकी एसी कंपनीज़ अच्छा परफॉर्म करेगी तो ये कंपनी जो है ऑटोमेटिकली अच्छा परफॉर्म कर देगी। इसके बाद मैनेजमेंट जो है स्ट्रॉन्ग डिमांड के बारे में बात कर रहा है। अगर आप देखोगे तो 2 से 3 साल के लिए कंपनी को जो है कोई चैलेंज फेस करने नहीं मिलेगा, ऐसा मैनेजमेंट बता रहा है।
ईएमएस स्पेस के अंदर अगर आप देखोगे तो यार मार्जिन थोड़े लोअर साइड पे होता है और एसेट टर्न्स जो है इस बिज़नेस के अंदर जो है थोड़े हायर साइड पे होते हैं। तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के अंदर करंटली जो है यही चीज़ें चल रही है अगर आप देखोगे तो सप्लाई चेन थोड़ा इम्पोर्ट के साइड थोड़ा चैलेंजिंग दिख रहा है, लेकिन कंपनी की जिस तरीके की ऑर्डर बुक है और कंपनी जिस तरीके से टैकल कर रही है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैक्सिमम ये लोग जो है आपके रूम एयर कंडीशनर और आपका वॉशिंग मशीन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो होपफुली आपको जो है ईएमएस स्पेस का पूरा आइडिया लग गया होगा, समझ गया होगा कि बेस्ट प्लेयर कौन-सा है। अब चैनल पे मैंने अभी-अभी ये सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम जो है हर एक इंडस्ट्री का बेस्ट प्लेयर कौन-सा है वो डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ऐसी सीरीज़ चाहिए, अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए एवरी वीक, तो इस वीडियो को जो है मैक्सिमम लाइक करना है। नहीं तो फिर यूट्यूब एल्गोरिदम को समझ नहीं आता है कि यार किस तरीके से ऑपरेट करूँ और वो जो है हमारी वीडियोज़ को एकदम नीचे पुश कर देता है। तो मैक्सिमम इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट सेक्शन में मुझे आकर बताना कि क्या आपको ऐसी वीडियोज़ चाहिए क्या? और इसके साथ-साथ मेंटरशिप प्रोग्राम को जो है जॉइन करना, कंसिडर करना। होपफुली आपको ये पी2पी एनालिसिस अच्छा लगा होगा। आपको समझ गया होगा कि इंडस्ट्री के अंदर बेस्ट प्लेयर कौन-सा है। अब ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये जो है बस आपको स्टॉक आइडियाज़ देने के लिए थे कि आप इस तरीके से इन स्टॉक्स को जो है वो स्टडी कर सकते हो। बाकी मेंटरशिप प्रोग्राम की लिंक जो है वो नीचे दी गई है, जॉइन करना ज़रूर कंसिडर करना। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।